गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ठीक है, इससे पहले आपको क्वेश्चन आंसर भेजे थे, आपने कर लिए होंगे आई थिंक। तो आज से नया चैप्टर है, क्या है बच्चों? प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जो हमारा शरीर है किससे बना है? कोशिकाओं से बना है, और कोशिकाओं से फिर क्या बनता है? ऊतक बनता है। ऊतक से फिर अंग तंत्र बनते हैं, और अंग तंत्र जब आपस में मिलते हैं तो हमारा शरीर की या किसी भी प्लांट या जंतु के शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो पहले आपने जैसे देखा था कि अनेक एककोशिकीय जीवों में, ठीक है, अनेक एककोशिकीय जीवों में जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है बच्चों? पाचन, श्वसन, जनन एक ही कोशिका के अंदर क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है, ये आप सबको पता है। अब है कि बहुकोशिकीय प्राणियों के जटिल शरीर में उपयुक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिकाओं समूहों द्वारा क्या होती है? संपन्न की जाती है। सरल प्राणियों में जैसे हाइड्रा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक कोशिका की संख्या हजारों में होती है, और मानव शरीर अरबों कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे जो हमारे प्राणी जगत को जो हमने बांटा था फॉरीफेरा, स्लेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा ऐसे करके, तो जैसे जैसे उनका स्तर में क्या होगा? वृद्धि होगी या वो विकसित होंगे, तो थोड़ा बहुत अंतर उसमें आता चला जाएगा। ठीक है, और ये जो कोशिकाएं हैं ये कैसे काम करती हैं? तो ये एक समूह में काम करती हैं। ठीक है, और उस समूह को हम क्या कह देते हैं? देखिए क्या लिखा है कि बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं के समूह अंतरकोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन क्या कहलाता है बच्चों? ऊतक कहलाता है या टिश्यू कहलाता है। ठीक है, तो ऊतक की डेफिनेशन क्या हो गई? ऐसी कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान होते हैं क्या कहलाते हैं? आपके ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सभी प्राणियों के शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों से बना हुआ है। ठीक है, जो हमारा जो बॉडी है, ठीक है, वो किससे बनी है? केवल 4 प्रकार के ऊतकों से बनी है। ये सब ऊतक एक विशेष अनुपात एवं प्रतिरूप से संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे आमाशय है, ठीक है, पाचन तंत्र जैसे आपने पढ़ा था, लंग्स है, ठीक है, श्वसन तंत्र हो गया, हृदय तंत्र हो गया, और वृक्क हो गया। तो सभी क्या है? आपस में संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं। फिर जब 2 या 2 से अधिक अंग अपना भौतिक एवं रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? अंग तंत्र बोलते हैं। ठीक है, फिर से देखिए क्या कह रहा है कि ये क्या है? एक विशेष अनुपात में प्रतिरूप से संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, जैसे आमाशय, लंग्स, हृदय और वृक्क। फिर 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक भौतिक एवं रासायनिक पारस्परिक क्रियाओं में एक निश्चित कार्य को संपन्न कर अंग तंत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जैसे कि पाचन तंत्र हो गया, ठीक है, श्वसन तंत्र है, सारे आपने पढ़े हुए हैं जैव प्रक्रम में। ठीक है, तो ये सब तंत्रों का निर्माण कौन करता है? ऊतक आपस में मिलकर करते हैं। और इन्हीं में अंग और अंग तंत्रों में क्या होता है? श्रम विभाजन पाया जाता है, और पूरे शरीर को ये जीवित रखने में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी या किसी भी जीव को जीवित रखने के लिए, क्योंकि अगर हमारा एक भी जैव प्रक्रम क्या हो जाए? खराब हो जाए। जैव प्रक्रम क्या है? श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ठीक है, और किडनी यानी कि वृक्क, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र। तो अगर इसमें से एक भी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, तो हमारे जीवित रहने की जो संभावनाएं हैं वो क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। तो इसलिए चारों प्रकार के जो तंत्र हैं उनका अच्छे रूप से कार्य करने से ही हम जो भी जीव है वो क्या रहेगा? जीवित रहेगा। तो इस तरीके से शरीर में क्या बनते हैं? विभिन्न प्रकार के तंत्र बनते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्राणी ऊतक। पिछले चैप्टर में अगर आपको याद होगा तो हमने क्या पढ़े थे? पादप ऊतक पढ़े थे, विभाज्य ऊतक पढ़ा था, स्थायी ऊतक पढ़ा था। तो अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? आपका प्राणी ऊतक यानी कि जंतु ऊतक।
ठीक है। कोशिका की संरचना और उसके कार्य के अनुसार क्या रहती है, बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और मोटे तौर पर उनको निम्नलिखित 4 भागों में हमने क्या किया है, विभक्त किया है। पहला क्या है, उपकला ऊतक, ठीक है। दूसरा है आपका संयोजी ऊतक, ठीक है। तीसरा है आपका पेशी ऊतक और चौथा है आपका तंत्रिका ऊतक, ठीक है। पहला क्या है, उपकला यानी कि एपिथेलियमी ऊतक। दूसरा क्या है, संयोजी यानी कि कंडक्टिव ऊतक। फिर आपका मस्कुलर टिश्यू, फिर नर्वस, ठीक है। तो ये सब आपने 9th में पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो पहले उपकला ऊतक की बात करते हैं। तो आपको याद होगा, मैंने आपको ज़रूर बताया होगा कि जो हमारे बाहर हाथ में स्किन होती है, बॉडी पे कहीं पर भी स्किन होती है, वो कैसी होती है, हमारी उपकला ऊतक की बनी होती है, ठीक है। हम उपकला ऊतक को सामान्यतः उपकला ही कहते हैं। इस ऊतक में एक मुख्य स्तर होता है जो एक ओर देह तरल और दूसरी ओर बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है। यानी कि एक ओर तो हमारी बॉडी के अंदर अटैच्ड है, दूसरा वो एटमॉस्फेयर से भी क्या है, अटैच्ड है, ठीक है। और इसी प्रकार देह अथवा आस्तर का निर्माण करता है। कोशिका अंतःकोशिकीय धात्री द्वारा दृढ़तापूर्वक क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। और ये भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या हो गया आपके सरल उपकला ऊतक, ठीक है, और दूसरा क्या हो गए, संयुक्त, ठीक है। तो कह रहा है कि जो उपकला ऊतक है वो भी 2 प्रकार का है, ठीक है। एक कैसा है आपका, सरल है, और दूसरा क्या है, संयुक्त है, ठीक है। किसके भाग बता रहे हैं आपको, उपकला ऊतक की, ठीक है। पहला जो ऊतक है वो क्या है, उपकला ऊतक, उसको 2 भागों में बांटा है। क्या क्या है वो भाग, एक तो है आपका सरल ऊतक, दूसरा क्या है, संयुक्त ऊतक, ठीक। अब पहले सरल ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। सरल उपकला ऊतक एक ही स्तर का बना होता है, ठीक है, और यह देह गुहाओं, वाहिनियों और नलिकाओं का स्तर होता है। कहाँ पर, देह गुहा, वाहिनियों और नलिका का स्तर होता है। संयुक्त उपकला कोशिकाओं की 2 या 3 स्तरों की बनी होती है, ठीक है। सरल ऊतक तो क्या होगा, एक ही स्तर का बना होगा इस तरीके से, ठीक है। और जो संयुक्त होगा उसमें क्या होगी, लेयरिंग होगी, ये इस तरीके से क्या होगी, एक से अधिक स्तरों का वो क्या होगा, बना हुआ होगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक स्तरों का बना होता है। इसका कार्य रक्षात्मक है, जैसे कि हमारी त्वचा, ठीक है, रक्षात्मक है जैसे कि हमारी त्वचा। कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला ऊतक 3 प्रकार के हैं। देखिए अभी तक हमने क्या कहा, उपकला ऊतक 2 प्रकार के हैं, सरल और संयुक्त। अब ये बोल रहा है कि सरल ऊतक भी, जो पहला पार्ट था, सरल ऊतक भी 3 प्रकार के हैं। कैसे हैं वो, पहला है आपका सल्की, ठीक है, स्क्वेमस, और दूसरा है घनाकार क्यूबॉइडल, और तीसरा है आपका स्तंभाकार यानी कि कॉलमनार, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए सल्की ऊतक ये हो गया आपका, ठीक है, और घनाकार कौन सा है, ये वाला हो गया, और स्तंभाकार ये वाला हो। स्तंभ की जैसी संरचना है, इसलिए ये कैसे हो गया आपके स्तंभाकार हो गए। देखते क्या कह रहे हैं, सल्की उपकला ऊतक में एक चपटी कोशिकाएं पहले स्तर से बनाती हैं, पतले स्तर से बनता है ये वाला जो है, ठीक है। एक ही स्तर का, जैसे हम फर्श में टाइल लगाते हैं ना, तो वैसे ही एक ही स्तर का ये बना होगा, ठीक है। और जिसके किनारे क्या होंगे, अनियमित हो सकते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिनियों की भित्ति तथा फेफड़ों के वायुकोश में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जा रहे हैं, जो सल्की ऊतक है वो क्या कहाँ पर पाए जा रहे हैं, रक्त वाहिनियों में, ठीक है, कि भित्तियों में तथा फेफड़ों में क्या हो रहे हैं, पाए जा रहे हैं, और वायुकोश में पाए जाते हैं। यह विसरण सीमा का कार्य करते हैं, यानी कि विसरण की जो क्रिया है, त्वचा से किसी चीज़ को एब्जॉर्प्शन, जैसे आपने देखा होगा ना, क्रीम लगाते हैं हम, वो त्वचा में एब्जॉर्ब हो जाता है ना, या आप कोई तेल वगैरह लगाते हैं तो भी त्वचा में, तो विसरण क्या है, विसरण त्वचा के द्वारा क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अब है आपका घनाकार उपकला, दूसरा जो इसका पार्ट है वो क्या है, घनाकार, यानी कि घन के आकार की कोशिकाएं इसमें हो जाएंगी, ये वाली, ठीक है, घन के आकार की कोशिकाएं हो जाएंगी। तो इसमें है कि एक ऊतक एक स्तरीय घन जैसी कोशिकाओं से बना होता है। सामान्यतः यह वृक्क के वृक्कों, अगर आपको याद होगा कि जो हमारा क्या है, उत्सर्जन तंत्र है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है बच्चों, वृक्कक होती है, यानी कि नेफ्रॉन होती है। तो वृक्क के वृक्कों के नलिकाकार भागों तथा ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है।
इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो है श्रावण और अवशोषण। ठीक है, तो ये क्या करेगा, श्रावण का काम भी करेगा, ठीक है, और अवशोषण का काम भी करेगा। वृक्क में वृक्काणु के समीपस्थ वलीयत सूक्ष्म नलिकाओं की उपकला में सूक्ष्मांकुर होते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। तो क्या कह रहा है कि घनाकार जो उपकला ऊतक है कहाँ पर होगी, वो वृक्क के वृक्कों में होगी। ठीक है, और वाहिनियों में होगी, और ये श्रावण और अवशोषण का कार्य दोनों करती है। ठीक है, पहले वाली क्या थी, जो सल की उपकला थी, वो विसरण का कार्य कर रही थी। वो कहाँ पाई जा रही थी, एयर सैक में, यानी कि फेफड़ों में पाई जा रही है। ये कहाँ पाई जा रही है, उत्सर्जन तंत्र के वृक्कक में पाई जा रही है। ठीक है, अब आता है आपका स्तंभाकार उपकला। ये देखिए, स्तंभ के आकार के होंगे जो, उनको हम क्या कहेंगे, स्तंभाकार, ये वाला। ठीक है, स्तंभ मतलब ये बीम हो गई, और ये ऐसे आपस में लंबी लंबी कोशिकाएं हैं तो स्तंभाकार हो गई। ठीक है, स्तंभाकार लंबी पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है। केंद्रक प्रायः कोशिका के आधारती भाग में होता है, इसमें केंद्रक भी पाया जाएगा, देखिए। ठीक है, मुक्त सतह प्रायः सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर आमाशय, आंत तथा आंतरिक स्तर में पाए जाते हैं, और यह श्रवण व अवशोषण का काम करते हैं। ठीक है, ये भी घनाकार एपिथेलियम की तरह श्रावण और अवशोषण का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ये कैसे ऊतक है, स्तंभाकार ऊतक है। पाए कहाँ जा रहे हैं, आमाशय या आंत की दीवारों पर। आंतरिक स्तर मतलब उनकी दीवारों पर पाए जा रहे हैं, जबकि जो घनाकार एपिथेलियम था वो कहाँ पाया जा रहा था बच्चों, वृक्कक में पाया जा रहा था, वृक्क में पाया जा रहा था। ठीक है, यदि इन स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर अगर हम पक्षमाप लगा दें, देखिए यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना आपको, ये स्तंभाकार है नीचे, और अगर इसमें हम हेयर लगा दें तो ये क्या हो जाएगी, आपकी पक्षमापी उपकला हो जाएगी। तो इसका नाम घनाकार से हटकर क्या हो जाएगा, सीलिएटेड एपिथेलियम, यानी कि उपकला ऊतक कहेंगे इसको। ठीक है, तो ये भी क्या करती है, इसका कार्य कणों अथवा श्लेष्मा को एक निश्चित दिशा में ले जाना होता है। ठीक है, जैसे कि हम श्वसनिका में इसको देख सकते हैं, या डिम्ब वाहिनी में देख सकते हैं। डिम्ब वाहिनी मतलब जो हमारा यूट्रस होता है वहाँ पे एग फॉर्मेशन होता है, तो एग को क्या करना है, आगे की ओर ले जाने के लिए ये जो रोम होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया आपका उपकला ऊतक। ठीक है, अब देखते हैं हम कि इसमें ही क्या होगा, कुछ नलिकाएं भी लगी रहती हैं, और देखिए आगे क्या लिख रहा है, नलिकाओं जैसे खोखले अंगों के भीतर की सतह पर भी ये पाई जाती है। कुछ स्तंभाकार तथा घनाकार कोशिकाओं में श्रवण की विशेषता होती है। ऐसे उपकला ऊतक को क्या कहेंगे हम, ग्रंथिल एपिथेलियम कहेंगे, यानी कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम ही ऊतक कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ है, इस तरीके सिक्रेशन के लिए एक जगह भी बनी हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रंथि टाइप की बनी हुई है, तो इसको ग्रंथिल उपकला ऊतक कहेंगे। ठीक है, इसमें इसे दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक कोशिका जो पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं का बना होता है, जैसे आहार नाल में कलश कोशिकाएं, तथा कोशिक जो कोशिकाओं के पुंज यानी कि लार ग्रंथि के यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि इसको हमने क्या करा, दो समूहों में बांटा गया है। ठीक है, दो समूह में हमने इसको बांटा है। एक तो क्या है हमारा, एक कोशिका जो पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं का बना होता है, जैसे कि आहार नाल में कलश कोशिका, तथा बहुकोशिक कोशिकाओं के पुंज यानी कि लार ग्रंथि में। ठीक है, लार ग्रंथि में क्या होगा, लार निकलेंगे तो ग्रंथियाँ वहाँ पे क्या होंगी, पाई जाएंगी। स्रावी कोशिकाओं में स्राव के निष्कासन के लिए जहाँ पर भी स्राव होगा तो वहाँ पर ग्रंथिल कोशिकाएं क्या होंगी, पाई जाएंगी। ठीक है, दो भागों में इसको विभाजित किया है, जिसको बहिश्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, बहिश्रावी ग्रंथि से श्लेष्मा, लार, कर्णमोम, तेल, दुग्ध, आमाशय एंजाइम, अन्य उत्पाद स्रावित होते हैं, और ये सब वाहिनियों अथवा नलिकाओं के माध्यम से निमुक्त होते हैं। ठीक है, बहिश्रावी मतलब
कि क्या हो रहा है, नलिकाओं के द्वारा बहना। ठीक है, देखिए फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि जो बहिश्रावी होते हैं वो कैसे होंगे। दो प्रकार की ग्रंथियाँ हमने बांट ली है, एक तो क्या है बहिश्रावी है, दूसरा क्या है आपका अंतःस्रावी, है ना। तो अब कह रहा है कि बहिश्रावी ग्रंथि में श्लेष्मा, लार, कर्णमोम, तेल, दुग्ध, आमाशय, एंजाइम, अन्य कोशिका उत्पाद स्रावित होते हैं। ये सब वाहिनियों अथवा नलिकाओं के माध्यम से विमुक्त होते हैं। ठीक है, समझ गए। जैसे आपने नल में आपका पानी आ रहा है, आपने पानी को खेत में ले जाना है, तो आप क्या लगाते हैं बच्चों, पाइप लगाते हैं ना। तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो भी बहिश्रावी ग्रंथियों से जो भी श्लेष्म निकलेगा, लार निकलेगी, एंजाइम निकलेंगे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि जहाँ पर वो निकल रहे हैं वहाँ से लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुँचने के लिए उनको किसकी आवश्यकता होगी, नलिका की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये कैसे हो गए आपके बहिश्रावी। ठीक है, ये कैसे हो गए आपके बहिश्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, दूसरी जो है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, इनमें नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। इसके उत्पाद हार्मोन हैं। ठीक है, जितने भी हार्मोन हमारे शरीर में निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, और उनको सीधे रक्त में छोड़ दिया जाता है और वो लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका अंतःस्रावी और बहिश्रावी। तो हमने क्या पढ़ा, ग्रंथिल उपकला ऊतक के दो भाग हैं, एक तो क्या है बहिश्रावी है, दूसरा क्या है अंतःस्रावी है। ठीक है, बहिश्रावी बाहर जाना है तो नलिका की आवश्यकता पड़ेगी। अंतःस्रावी मतलब हार्मोन है, जो हम अगर उसको ब्लड में छोड़ दें तो वो लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं आपका संयुक्त उपकला ऊतक। अभी तक हमने जितने भी पढ़े ये सब किसके भाग थे, सरल उपकला ऊतक के। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम संयुक्त उपकला। तो संयुक्त उपकला एक से ज़्यादा कोशिकाओं स्तरों बहुस्तरित की बनी होती हैं और इस प्रकार श्रावण और अवशोषण में इनकी भूमिका सीमित होती है। इसका मुख्य कार्य रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना है। यह त्वचा की शुष्क सतह, मुख की गुहा, नम सतह, ग्रसनी, लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय की वाहिनियों के भीतरी स्तर को ढकने का कार्य करती है। ठीक है, जो संयुक्त उपकला ऊतक है वो क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, त्वचा की शुष्क सतह पर, मुख की नम सतह पर, ग्रसनी पर, लार ग्रंथियों पर, अग्नाशय की वाहिनियों के भीतरी स्तर को क्या करता है, ढकने का कार्य करता है। आगे देखते हैं, उपकला की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अंतरकोशिकीय पदार्थों से जुड़ी रहती हैं। लगभग सभी ऊतकों में, सभी प्राणी ऊतकों में कोशिकाएं विशेष जोड़ या व्यक्तिगत कोशिकाओं के संरचनात्मक कार्यात्मक संधि प्रदान करती है। ठीक है, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संधि प्राप्त करती है। उपकला और अन्य ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये दृढ़, आसंजी एवं अंतराली हो सकते हैं। ठीक है, और दृढ़ संधि पदार्थ को ऊतक बाहर निकालने से रोकती है। आसंधी संधियाँ, जो आसंधी संधियाँ हैं, पड़ोसी कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है। और अंतराली संधियाँ आयनों तथा छोटे छोटे अणुओं को एवं कभी कभी बड़े अणुओं को तुरंत स्थानांतरित करने का क्या करती है, करने में सहायता प्रदान करती है। ऐसे संलग्न कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ कर रखती है। ठीक है, तो जैसे सरल उपकला ऊतक का काम क्या था, अलग अलग जगहों पर अलग अलग था, ऐसी जो संयुक्त उपकला का काम है वो क्या है कि वो क्या करेगी, एक तो क्या कर रही है, वो सहायक कोशिकाएं जो आपस में जो पड़ोसी कोशिकाएं हैं उनकी कोशिका द्रव्य को जोड़ने का काम कर रही है। फिर छोटे बड़े अणुओं को क्या कर रही है, स्थानांतरण का काम कर रही है। और एक दूसरे को संलग्न यानी कि आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है, संयुक्त उपकला ऊतक करता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चों, मुँह गुहा में पाया जाता है, ग्रसनी में पाया जाता है, लार ग्रंथियों में, और अग्नाशय की वाहिनियों के भीतरी स्तर पर क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका प्राणी ऊतक। ठीक है, आगे की ऊतक हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसको आप क्या करेंगे बच्चों, कॉपी में कर लेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो चित्र दिए हुए हैं इसको भी आप क्या कर लेंगे, अपनी कॉपी में बना लेंगे ये भी। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।